चांदनी पांडे वेलकम यू एंड यूट्यूब चैनल एवरीडे अचीव द गोल। आज हम बात करेंगे ऊन। इससे पहले हमने कपास, लिनन और जूट के बारे में बात की है। जूट और लिनन और कपास का मैंने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऊन। यह एक प्राकृतिक जगत के प्राणिज समूह से प्राप्त किया जाता है। प्राणिज जगत में प्राकृतिक जगत से हमें प्राणिज जगत में दो रेशे मिलते हैं। पहला है रेशम और दूसरा है ऊन। तो हम पहले ऊन के बारे में बात करेंगे, फिर हम रेशम के बारे में बात करेंगे। तो ये दो रेशे प्राप्त होते हैं। जो पहला है कि रेशम, जिसे हम सिल्क भी कहते हैं, और दूसरा है ऊन। ऊन की प्राप्ति अनेक स्रोतों से होती है, मतलब अनेक तरह से होती है। ऊन में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो कैरोटीन है, यह हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊन में कौन से प्रोटीन पाई जाती है, तो कैरोटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि इसका ऐतिहासिक साक्ष्य जो है, ऐतिहासिक साक्ष्य के प्रमाण से पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी ऊन का जिक्र हुआ है। मेसोपोटामिया सभ्यता जो हमारी काफी प्राचीन सभ्यता रही है, उसमें भी ऊन की प्राप्ति हुई है। और हम बात करें महाभारत की, तो वहां पे भी पांडव जब गए थे, तो वहां पे धृष्टराज जो महाराज धृष्टा थे, उन्होंने भी पांडव को कश्मीर की साल भेंट किया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे महाभारत में अगर इसकी जिक्र हुई है, तो बाकी काफी प्राचीन समय से ऊन और कश्मीर साल का विवरण चला आ रहा है। तो ऊन काफी पुराना है, जो कि आज के समय में आप लोग के बारे में पता ही है। आगे हम देखेंगे कि ऊन से वस्त्र बनाने का कार्य सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। ऊन से प्राप्त बनाने का वो कार्य जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के ऊनी वस्त्र विश्व विख्यात है, मतलब इंग्लैंड का जो ऊनी वस्त्र तैयार होता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसका कारोबार चलता है। विश्व में इसकी चर्चा है, विश्व तक इसको सामान को पहुंचाया जाता है। 13वीं शताब्दी के मेरिनो जाति के भेड़ से मेरिनो ऊन की प्राप्ति की गई। मेरिनो ऊन की प्राप्ति कब की गई थी, तो 13वीं शताब्दी में की गई थी। और ये जो मेरिनो ऊन है, ये भेड़ से प्राप्त होता है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि मेरिनो जाति क्या है, तो एक भेड़ है। ये 13वीं शताब्दी में आया था। मेरिनो का संबंध स्पेन देश से गहरा है, मतलब जो मेरिनो जाति की जो भेड़ है, ये स्पेन देश में प्राप्त होते हैं। वहां पे आपको ये प्रजाति ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। इससे बने वस्त्र उच्च कोटि के होते हैं। मेरिनो जाति के बने वस्त्र उच्च कोटि के होते हैं। ये मेरिनो क्या है, एक भेड़ है। ये स्पेन में सबसे ज्यादा मात्रा में ये प्रजाति देखने को मिलती है। एक और नाम आता है अंगोरा, एक प्रकार की बकरी है। याद रखिएगा, ये अंगोरा हर साल एग्जाम में पूछता है। अंगोरा क्या है, एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों को मुहेर कहते हैं। अंगोरा एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों को मुहेर कहते हैं। यह उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र बनाने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब एक अंगोरा बकरी है जिसका जो बाल है इतना काफी महत्वपूर्ण है, उसे मोहेर कहते हैं। इससे हम अच्छे क्वालिटी का ऊन, उससे रेशा तैयार करते हैं। विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा है, तो मिक कोट है, जो कि वैक्यूना नामक दुर्लभ ऊंट की प्रजाति से प्राप्त होता है। एक दुर्लभ ऊंट प्रजाति है, उसका नाम है वैक्यूना। उससे हम सबसे महंगा कोट तैयार करते। पूरे विश्व में सबसे महंगा कोट हमारा वैक्यूना नामक दुर्लभ प्रजाति से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि ऊन प्राप्ति के साधन। तो ऊन प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, आइए हम बात कर लेते हैं एक बार उसके पे। तो ऊन प्राप्ति के साधन का मतलब हमको कहाँ से प्राप्त होती है। तो पहला हमारा वैक्यूना है, दूसरा अंगोरा है, तीसरा मैरिनो है, चौथा काश्मीरी बकरी है, पांचवा लामा, छठवां अल्बाका, सातवां बैक्टियन। ये सारे जो मैंने अभी नाम बताए, ये सारे एक प्रजाति हैं जो कि हमारे अलग अलग देशों में प्राप्त होते हैं। और इनके बालों से ही हमें अच्छे क्वालिटी के और छोटे बच्चों के जो सॉफ्ट मुलायम ऊन आते हैं, वो सारे रेशे तैयार किए जाते हैं। तो आइए हम बात करते एक एक करके कि ये सारे जो प्रजाति है, इनमें क्या क्वालिटी है, कहाँ प्राप्त होती है और इसमें क्यों इतना फेमस है।
इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है वैक्यूना। अभी हमने पहले ही बात की वैक्यूना के बारे में। ऊंट की प्रजाति है, दुनिया का सबसे महंगा कोट मिक कोट प्राप्त होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि दुनिया का सबसे महंगा कोट कौन सा है, मिक कोट है। ये मिक कोट प्राप्त कहाँ से होती है, तो वैक्यूना नामक प्रजाति से प्राप्त होती है। इसकी सामान्य प्राप्ति क्या है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। यह हमारे भारत में कम देखने को मिलता है। ये प्रजाति में दक्षिण अमेरिका, पेरू में देखने को मिलता है। सेकंड है हमारा अंगोरा। अंगोरा जो है ये दो तरह का नाम है, याद रखिएगा। अंगोरा जो है, अंगोरा बकरी भी होती है और अंगोरा खरगोश भी होता है। तो अंगोरा और अंगारा दो होता है, अंगोरा बकरी है, अंगारा खरगोश है। तो इन दोनों में अंतर याद रखिएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो जो अंगोरा बकरी की प्रजाति है, इसके बालों को मोहेर कहते हैं। अंगोरा बकरी के बालों को मोहेर कहते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और न हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो ऊन प्राप्ति के साधन में ये हमारा अंगोरा भी आता है। अंगोरा बकरी की प्रजाति, इसके बालों को मोहेर कहते हैं। यह अपनी गुणवत्ता के कारण चमक, मजबूती, मुलायम और आकर्षक रूप माना जाता है। यह US के अफ्रीका में पाया जाता है। यह भी हमारे भारत में नहीं मिलता है, यह हमारे US के अफ्रीका में पाया जाता है। US और अफ्रीका, ये दोनों जगहों में आपको प्राप्त होता है। थर्ड हमारा मैरिनो। मैरिनो क्या है, यह भी एक भेड़ की प्रजाति है। अंगोरा क्या है, ये बकरी है। वैक्यूना क्या है, ऊंट है। मैरिनो क्या है, भेड़ है। इन सब में अंतर याद रखिएगा। पूछ लेता है कि मैक्यूना क्या है, भेड़ है कि बकरी है, क्या है, ये भी पूछ लेता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैक्यूना ऊंट की प्रजाति है, अंगोरा बकरी की प्रजाति है, मैरिनो भेड़ की प्रजाति है। तो हम बात करेंगे थर्ड मैरिनो के बारे में। मैरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र बनाए जाते हैं। इससे बने वस्त्र प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता का गुण रखते हैं। प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का ये मतलब होता है कि हमारा जो रेशा होता है, हम उसे खींचा तानी चाहे जैसा करे, पूरा अपने पहले वाले आकार में पूरा प्राप्त हो जाते हैं। इसे हम प्रत्यास्कंदता या प्रतिस्कंदता कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऊन को हम चाहे जितना खींचे वो पुनः अपने आकार में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये प्रतिस्कंदता और प्रतिस्कंदता का जो गुण है इसमें विद्यमान होता है। मैरिनो जो यूरोप में स्पेन में पाई जाती है। याद रखिए, मैरिनो कहाँ प्राप्त होती है, तो यूरोप में, स्पेन में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा काश्मीरी बकरी। काश्मीरी बकरी कहाँ प्राप्त होती है, तो यह बकरी तिब्बत, चीन, हिमालय आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। काश्मीरी बकरी तिब्बत, चीन, हिमालय आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। इससे प्राप्त ऊन भी उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारा लामा। यह ऊंट की प्रजाति है। याद रखिए, काश्मीरी बकरी है। लामा जो है, लामा भी एक प्रकार की ऊंट की प्रजाति है। इसमें प्राप्त ऊन की दो परतें होती हैं। यह दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। इसमें दो परत का ये मतलब हुआ कि जो ऊपर का जो बाल होता है उससे भी हम रेशा बनाते हैं, और जो नीचे के सॉफ्ट बाल होते हैं उससे भी हम निकाल करके सॉफ्ट कपड़े तैयार करते हैं। छठवां हमारा अल्बाका। अल्बाका जो है ये एक लामा की ही प्रजाति है। अल्बाका जो है ये भी एक लामा की ही प्रजाति है, अथवा यह भी ऊंट में ही आता है, ऊंट की ही तरह दिखाई देता है। मैं इसको अभी आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करूंगी कि हमारा ये कैसा दिखता है। तो अल्बाका एक ऊंट की ही प्रजाति है। इसके बने वस्त्र रोएदार होते हैं। यह पेरू प्रदेश में पाई जाती हैं। अल्बाका के बने वस्त्र रोएदार होते हैं। यह पेरू प्रदेश में पाई जाती हैं। यह भी एक ऊंट की ही प्रजाति होती है, मतलब ऊंट के ही जैसा दिखती है। सातवां हमारा वैक्टियन। इसे दो कुंभ वाला ऊंट भी कहते हैं। वैक्टियन को हम इसे दो कुंभ वाला ऊंट भी कहते हैं। कुछ ऊंट है जो कुछ थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंट होता है, कुछ ऊंचाई में, कान नाक में कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पाया जाता है।
बाकी ये लामा, अल्बका, वैक्टीन, वैक्यूम, ये जो है ना ऊंट की ही प्रजाति, ऊंट के ही जैसे दिखाई देते हैं हमें। इस वैक्टियन जो है इसे तो कुंभ वाला ऊंट भी कहते हैं। इससे प्राप्त ऊन में परिवर्तन का गुण होता है। गर्मी में शीतल, ठंडी में गर्मी का अभाव देता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि वैक्टीन क्या है, तो ये गर्मी में शीतल और ठंडी में गर्मी का आभास देता है। तो ये तो रहा हमारा ऊन प्राप्ति के साधन। अब हम पढ़ेंगे ऊन के रेशों का वर्गीकरण। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। ऊन वर्गीकरण से पहले मैं आपको थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट्स है उसके बारे में भी बता दूं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो हमारा ऊन है, ऊन एक गंधक सल्फर युक्त पदार्थ है। ऊन एक गंधक सल्फर युक्त पदार्थ है। इसमें गंधक जो है 4% उपस्थित होता है। भारत में ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार की जाती है, पहला मार्च में, दूसरा सितंबर में। ऊन माइक्रोस्कोपिंग के द्वारा देखने पर टेढ़ी मेढ़ी, छोर व नुकीली, बहुकोशिकीय दिखाई देती हैं। मैंने आपको दिखाया था कि कपास माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसा दिखाई देता है, लिनन कैसा दिखाई देता है, जूट कैसा दिखाई देता है। तो मैं कोशिश करूंगी ऊन को भी मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऊन को माइक्रोस्कोप में देखने से टेढ़ा मेढ़ा और नुकीली, बहुकोशिकीय दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उनकी अनुप्रस्थ काट 3 परतों में होती हैं। पहला है बाहरी परत, दूसरा है मध्य परत, तीसरा है आंतरिक परत। जो बाहरी परत है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उनकी 3 परत बनती हैं, बाहरी परत, मध्य परत, आंतरिक परत। बाहरी परत को हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूटिकल और मध्य परत को इंग्लिश में कहते हैं कटैक्स। आंतरिक परत को मेड्यूला कहते हैं। निम्न कोटि के ऊन से नमदा बनाया जाता है। याद रखिए, जो निम्न कोटि के ऊन होते हैं जो बहुत ही खराब होते हैं उनसे नमदा बनाया जाता है, जिसे फेल्ट कहते हैं। नमदा बनाने हेतु सर्वप्रथम निम्न कोटि के ऊन की साफ करके उसकी एक परत बना ली जाती है तथा उन परतों पर ताप दबाव दिया जाता है। ताप और दाब देने पर रेशा आपस में चिपक जाता है और वस्त्र तैयार हो जाता है। इससे बने वस्त्र निम्न कोटि के होते हैं, जैसे टोपी, कंबल, कोट आदि इससे बनाए जाते हैं। निम्न कोटि का मतलब होता है बहुत तरह के ऐसे कंबल आते हैं जो हम गरीबों को दान देते हैं ना, नेता होता जो गरीबों को दान देते दिखाते हैं कि हाँ हम गरीबों को दान दे रहे। वो जो कंबल होता है वो निम्न कोटि का होता है, मतलब निम्न कोटि के रेशे से प्राप्त वो कंबल तैयार किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऊन के रेशों का वर्गीकरण। तो इससे पहले हमने बात की ऊन क्या है उसके बारे में प्राप्त किया कि ऊन जो हमारा प्राकृतिक है, जंतु रेशा है, जंतु है, एनिमल फाइबर है ऊन। उसके बाद हमने इतिहास के बारे में बात की। ठीक, अब हम उनके प्राप्ति के साधन के बारे में बात किया। अब हम बात करें उनके रेशों का वर्गीकरण। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन इसलिए किया कि आपको समझाने में मुझे आसानी हो और लंबे एक मैं जो बोल रही हूँ, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से जाके आप ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्राप्ति के आधार पर ऊन का वर्गीकरण। ऊन का वर्गीकरण जो है ये इसके 9 वर्गीकरण किए गए 9 भागों में। जो पहला है मेमेन ऊन। मेमेन ऊन जो है इसे हम लैम्ब उल भी कहते हैं। मेमेन ऊन लैम्ब उल कहते हैं। इसे लेने का ऊन भी कहते हैं। याद रखिएगा, मेमने ऊन को हम लैले का ऊन भी कहते हैं। जो मेमेन ऊन होता है उसकी भेड़ की उम्र 8 माह होती है। मेमेन एक भेड़ है, उसकी उम्र 8 माह होती है और इससे प्राप्त ऊन जो होता है गुणवत्ता वाला होता है, चिकना, मुलायम और गर्म करता है। इसे हम मेमेन ऊन कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि मेमेन ऊन का उम्र कितना होगा, तो 8 माह होगा। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो लैले नाम से जानते हैं।
इसे हम अपरिपक्व अवस्था में काटने के कारण मजबूती कम होती है। अपरिपक्व का मतलब होता है कि छोटी ही अवस्था में, कुछ ऐसे भी भेड़ होते हैं जिनके छोटे अवस्था में बाल काटने से हमारे बाल, उनके जो बाल होते हैं, उनके जो रेशे तैयार किए जाते हैं वो मुलायम, चिकने और गर्म तो करते हैं लेकिन मजबूती कम होती है। इससे छोटे बच्चों के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। दूसरा है होगेट। होगेट एक ऊन है। होगेट ऊल जो 12 से 14 माह के जानवर का ऊन होता है। 12 से 14 माह के जानवर का जो ऊन प्राप्त होता है उसे हम होगेट ऊन कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा होगेट ऊन क्या है, या ये भी पूछ सकता है कि 12 से 14 माह के जानवर को हम कौन ऊन का क्या नाम है, तो होगेट ऊन कहते हैं, जो परिपक्व होने के कारण मजबूती अधिक होती है। अब देखिए मेमन जो होता है ये 8 माह का होता है। इसका जो रेशा है, जो इसका बाल है, वो थोड़ा कमजोर होता है। होगेट क्या है, 12 से 14 माह का जानवर है, तो इसकी जो ऊन होती है उसकी परिपक्वता, जो मजबूती अधिक होती है। तीसरा है वेदर ऊन, दोबारा ऊन प्राप्ति करना। जैसे कि अगर हमने 12 से 14 माह में उस जानवर का बाल निकाल लिया, ठीक, फिर अगर वो 14 माह से अधिक हुआ, जैसे 15 माह का हो गया, तो फिर दोबारा से हम उस बाल को निकाल लिए तो उसे हम वेदर ऊन कहते हैं। मतलब दोबारा ऊन प्राप्ति करना, वेदर ऊन। 14 माह की उम्र में कटा ऊन, परंतु इसके पहले भी एक बार कट चुका है, मतलब दोबारा काटा जा रहा है, ऊन गंदा मटमैला की प्राप्ति होती है, उसे हम वेदर ऊन कहते हैं। जिस ऊंट या भेड़ से हम दोबारा ऊन की प्राप्ति करते हैं उसे हम वेदर ऊन कहते हैं। चौथा है वर्जिन। चौथा है वर्जिन। वर्जिन ऊन क्या है, कुंवारी ऊन के नाम से जानते हैं। वर्जिन को हम कुंवारी ऊन भी कहते हैं। जब पहली बार किसी जानवर से ऊन प्राप्त किया जाता है उसे हम कुंवारी या वर्जिन ऊन कहते हैं। पांचवा है खींची ऊन, पुलेड ऊल। पुल्ड ऊल जो है हमारा मरी भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन, जिसे मांस हेतु पाला गया हो। जैसे जो भेड़ मर जाते हैं उनसे जो हमारे प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होता है, मरने के बाद भी लोग छोड़ते नहीं, उससे बाल निकाल लेते हैं, तो जो बाल प्राप्त होता है पुल्ड ऊन कहते हैं, मतलब खींची ऊन कहते हैं उसे। निम्न गुणवत्ता वाला ऊन प्राप्त होता है। छठवां हमारा फ्लीज ऊन। फ्लीज ऊन है जीवित भेड़ से प्राप्त ऊन। छठवां हमारा फ्लीज ऊन। फ्लीज ऊन उसे कहते हैं जो जीवित भेड़ से प्राप्त ऊन होता है, उसे हम फ्लीज ऊन कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा अंतर, जो मरा हुआ भेड़ से प्राप्त ऊन होता है वो खींची ऊन कहते हैं, मतलब पुल्ड ऊल, और जो जीवित भेड़ से प्राप्त ऊन होता है उसे हम फ्लीज ऊन कहते हैं। जो मरा हुआ भेड़ से जो ऊन प्राप्त होता है वो निम्न गुणवत्ता वाली होती है, और जो जीवित भेड़ से प्राप्त ऊन होता है उसे मध्य गुणवत्ता वाले कहते हैं। मतलब मध्य गुणवत्ता वाले ऊन प्राप्त होते हैं, कुछ खास नहीं, नॉर्मल ठीक ठाक रहता है। सातवां हमारा मृत ऊन, डेड ऊल। दुर्घटना से हुई मृत्यु के जानवर से प्राप्त ऊन भेड़ कहलाता है। मतलब कोई ऐसी भेड़ जो दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है उसे हम मृत ऊन कहते हैं। ऐसे भेड़ जिसकी दुर्घटना से मृत्यु हो जाए उसे हम मृत ऊन कहते हैं, लेकिन जो किसी बीमारी से मर जाए या उसकी उम्र हो जाए तब मर जाए उसे हम खींची ऊन कहते हैं। इन तीनों का अंतर याद रखें, खींची ऊन, फ्लीज ऊन, मृत ऊन। आठवां है कोटी ऊन। कोटी ऊन किसे कहते हैं, विपरीत जलवायु में पली हुई भेड़ से ऊन प्राप्त करना। विपरीत जलवायु मतलब जो हमारे भारत में न हो, कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ विपरीत हवा चलती हो, उधर जो प्राप्त भेड़ होते हैं उन्हें हम विपरीत जलवायु में पली हुई भेड़ प्राप्त होती, उन्हें हम कोटी ऊन कहते हैं।
जिसका बाल उलझे गंदे होते हैं। इससे हम दर्री, नमदा आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। जो हमारा दर्री, कालीन, पैर पोछने वाला जो होता है, इन सब को बनाने के लिए हम जो ऊन तैयार करते हैं उसे हम कोटी ऊन कहते हैं। टेगलॉक ऊन नहुआ है। टेगलॉक ऊन, टेगलॉक ऊल क्या है? ये टूटा फूटा घटिया किस्म का ऊन होता है। मतलब इसे हम कह सकते हैं टूटा फूटा, बहुत ही खराब ऐसा होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, जिसे देखने से ही पता चलता है कितना खराब होगा। अब कोई नहीं खरीदता है उसे, रद्द होता है, छूने पर कुछ कड़ा टाइप का होता है, दरदरा सा महसूस होता है। निम्न कोटि का ऊन प्राप्त होता है, उसे हम टेगलॉक ऊन कहते हैं। तो ये तो रहा हमारा ऊन के रेशों का वर्गीकरण। ये 9 टाइप्स है इसके। मैंने इसके बारे में आपको बताया कि कौन से ऊन किस नाम से जाने जाते हैं, कौन से रेशे किस जानवर से प्राप्त होते हैं, कब प्राप्त होते हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया। अब हम बात करेंगे ऊन की श्रेणियां कौन कौन सी हैं। ऊन की श्रेणियां कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं ऊन प्राप्ति के श्रेणियां, ऊन की श्रेणियां श्रेणियां भी इनकी हमारी 4 तरह की श्रेणियां हैं। मैंने आपको इसमें दे रखा है कि इनकी 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है उनके बारे में देखते हैं। प्रथम श्रेणी जो है यह मेरिनो जाति से प्राप्त ऊन। इसके रेशे की लंबाई 1.5 होती है। सल्कों की संख्या 1000 से 3000 तक होता है। ऊन की श्रेणियों का मतलब ये हुआ कि जो प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है, चतुर्थ श्रेणी है, इन सारे श्रेणी में कौन कौन से जानवर को रखा गया है और प्रथम में कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, अच्छी क्वालिटी है या नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है हमारा प्रथम श्रेणी, यह मेरिनो जाति से प्राप्त ऊन है। इसके रेशे की लंबाई 1 से 5 होती है। सल्कों की संख्या 1000 से 3000 तक होता है। इसकी जो संख्या होती है, रेशे का जो बाल निकलता है ना, वो 1000 से 3000 तक होता है। पर्याप्त लचीलापन और मजबूती अधिक अच्छे क्वालिटी के होते हैं। दूसरा है द्वितीय श्रेणी, इसमें वेदर ऊन आते हैं। ये वे ऊन होते हैं जिसे दोबारा प्राप्त किया जा रहा हो। याद रखिएगा, ये वो ऊन है जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा रहा है, वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। जिन्हें पहली बार निकाला जाता है वो हमारा प्रथम श्रेणी में आते हैं। द्वितीय श्रेणी की जो लंबाई होती है वो हमारे 2 से 4 होती है। इसमें सल्कों की संख्या कम होती है। प्रयोग में जर्सी, स्वेटर आदि बनाने में किया जाता है। जो वेदर ऊन होता है उनसे हम जर्सी, स्वेटर आदि बनाने का काम करते हैं। इसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड आदि जगहों पर पलने वाले भेड़ प्राप्त होते हैं। उन्हीं भेड़ से हम ये दोबारा प्राप्त ऊन करते हैं, उसे हम वेदर ऊन कहते हैं, जो हमारे लंबाई में 2 से 4 प्राप्त होते हैं। तीसरा हमारा तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी में हमारे मरी हुई भेड़ से प्राप्त ऊन को क्लास 3 में रखा जाता है। इसमें रेशों की लंबाई 4 से 18 इंच होती है। सल्कों की संख्या अत्यधिक कम हो जाती है। ऊन मोटी कई सौ भद्दे होते हैं। मतलब जो मरे हुए ऊंट से जो ऊन प्राप्त होता है 3rd क्लास का होता है। इसकी जो लंबाई होती है 4 से 18 इंच होती है और अत्यधिक कम संख्या प्राप्त होती है। ऊन जो होता है मोटा और बहुत ही सौभद्य होता है। निम्न कोटि का वस्त्र तैयार किया जाता है। चौथा हमारा चतुर्थ श्रेणी। मिली जुली जाति की भेड़ों से प्राप्त ऊन लंबाई 1 से 16 इंच होता है तथा सल्कों की संख्या का अभाव दर्री, गलीचे आदि बनाने में प्रयोग होता है। जो हमारे चतुर्थ श्रेणी में आते हैं उन्हीं से हम दर्री, गलीचे आदि बनाने का काम करते हैं। तो ये तो रहा हमारा ऊन की श्रेणियां। अब पढ़ते हैं ऊन का उत्पादन और उनका क्रम, जो कि एग्जाम में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। आप लोगों ने इस बार के एग्जाम में देखा होगा कपास का क्रम पूछा हुआ है, ऊन से भी क्रम उसका आ रखा है। तो आप लोग इसे इग्नोर न करें प्लीज, कृपया करके इसे ध्यान से स्टेप बाय स्टेप याद कर लें, एग्जाम में आता ही आता है। तो इस तरह से आपका 2 नंबर चला जाएगा।
जैसा कि मैं आपको इसका क्रम भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार, कि आप इसे क्रम देख लें कि किस तरह से क्रम में मैंने लिख रखा है। चलिए मैं इसका क्रम आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। क्रम फिलहाल मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, मैंने बोर्ड ले लिया है बट अभी मैंने सेटिंग सही से न करने के कारण मैं आपको ऐसे ही अभी पढ़ा रही हूँ। बहुत जल्द मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। इससे थोड़ी प्रॉब्लम तो आप सबको भी हो रही होगी, बट आई होप सब सही से क्लियर कर सकूँ मैं। एक सेकंड में बस सेटिंग कर रही हूँ कि आप सबको स्पष्ट दिखाई दे। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। चलिए मैं बोलती भी रहूंगी, जो ना समझ में आए आप ऐसे मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप पीडीएफ के माध्यम से देख लीजिएगा। फिलहाल मैं ऐसे आपको समझाने के लिए सामने रखा है और इसे आप देखने में आसानी होगी। क्लीन इवरी काफी मैंने छोटा लिख रखा है ना, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग ये भी कुछ खास नहीं है, सो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, बस सब अच्छे से हो जाए। तो देखिए इसका स्टेप बाय स्टेप 14 क्रम है इसके, आप इस क्रम को याद कर लीजिएगा। पहला है शेयरिंग। शेयरिंग ऊन की कटाई, जानवरों के शरीर से ऊन उतारना। जानवरों के शरीर से जब हम ऊन उतारते हैं उसे हम शेयरिंग कहते हैं। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, जो छटाई और श्रेणी क्रम में रखा जाता है, मतलब श्रेणी क्रम का मतलब जो लंबा रेशा उससे अलग रखा जाता है, जो छोटा रेशा उससे अलग रखा जाता है, उसकी छटाई की जाती है। वेस्टिंग एंड स्कोरिंग, धुलना और शुद्धिकरण करना, इसे हम इंग्लिश में वेस्टिंग एंड स्कोरिंग कहते हैं। अगर आप चाहे तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इंग्लिश में याद कर लें। अगर आप इंग्लिश में याद करते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी से क्रम बाय क्रम लगाने को आता है, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्बोनाइजिंग, अशुद्धियों को हटाना और सल्फर उस पर लगाना। पांचवा हमारा ड्राइंग एंड ऑयलिंग, सुखाना और तैलीकरण करना। छठवां हमारा कॉर्डिंग, धुनाई करना। कॉम्बिंग, धुनाई करने में सारे रेशे को कंघी करते, एक समान करते, जो उसमें छोटा स्टेपल रेखा होता है उसे हम बाहर निकाल देते हैं, और बड़ा जो फिलामेंट रेशा होता है उससे हम एक साथ रखते हैं। तो दोनों रेशे को अलग अलग रखा जाता है कि अलग अलग क्वालिटी के कपड़े तैयार हो सके। नेक्स्ट हमारा ड्राइंग, उसकी खिंचाई की जाती है। रोबिंग एंड रेलिंग, घुमाना, उसको घुमा घुमा के उसकी रोलिंग की जाती है। फिर 10वां हमारा स्पिनिंग, स्पिनिंग कताई करना, धागा प्राप्ति करना। 11 वीविंग, बुनाई करना। ब्लीचिंग, विरंजन करना। डाइंग, रंगाई करना। और प्रिंटिंग, छपाई करना। ये सारे स्टेप आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। सो अब आप देख सकते हैं कि ऊन प्राप्ति के बारे में मैंने अभी इससे पहले जिक्र किया। ऊन प्राप्ति के बारे में मैंने जिक्र किया, ऊन की श्रेणी बताया, ऊन का उत्पादन का क्रम बताया। ऊनी कपड़ों के प्रकार, 2 तरह के प्रकार हैं। अब हम बात करें ऊनी कपड़ों के प्रकार। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे, 2 तरह के ऊनी कपड़ों के प्रकार होते हैं। पहला है ऊनी वस्त्र और दूसरा वेस्टर्न वस्त्र। जो ऊनी वस्त्र है उसे हम कम बटा हुआ, कम मजबूती धागा तैयार करते हैं। ऐंठन कम होता है, यह भार में वेस्टर्न से भारी होता है। यह रोएदार और मुलायम होता है, सतह वाला होता है। सतह के कारण धूल मिट्टी शीघ्रता से प्रवेश करते हैं। यहाँ पे इन कपड़ों के प्रकार का ये मतलब होता है कि कुछ ऐसे ऊन होते हैं जिसमें थोड़े थोड़े जाली टाइप का होता है, उसमें धूल कण बड़ी आसानी से शीघ्रता से अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जल्दी गंदा मटमैला हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्वेटर में हमारे कि ये जो जाली टाइप का बना है इसमें क्या धूल धक्कड़ जल्दी चले जाएंगे, बट यहाँ जो बना हुआ है इसमें कम प्रवेश कर पाएंगे। तो ये 2 तरह का प्रकार होता है। तो आप इस तरह से प्रकार भी देख सकते हैं। जो वेस्टर्न वस्त्र होता है,
अधिक बटा हुआ और लंबा में सीधा रेशा होता है। इसमें कॉर्डिंग और कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है। अभी मैंने प्रक्रिया आपको दिखाया था कौन कौन सा है, तो इसमें भी कॉम्बिंग और कॉर्डिंग की प्रक्रिया की जाती है। यह अधिक मजबूत, अत्यधिक गर्म करता है। अधिक ऐंठन वाला कपड़ा होता है, इसकी जो चिकनाई होती है सतह होने के कारण धूल, कण, मिट्टी और अन्य अशुद्धियां इसमें आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। तो इनकी विशेषताएं दो हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक भौतिक है, दूसरा रासायनिक है। तो अब हम बात करेंगे भौतिक के बारे में। तो भौतिक जो होता है उसमें हम रेशा टेढ़ा मेढ़ा, छोर नुकीला होता है। ऊन की 3 परत होती है, क्यूटिकल, कोटेक्स, मेड्यूला। मैंने इससे पहले भी आपको 3 परत के नाम बताए। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये स्टैंड हिल गया है। मैंने एक न्यू स्टैंड को ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा, ऑनलाइन ऑर्डर किया है मैंने। आप लोग को पढ़ाने के लिए मैंने धीरे धीरे सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, बस ये थोड़ा सा हिल डुल जा रहा है जी। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक बोर्ड प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे आपको पढ़ाने में आसानी हो और मैं लाइव क्लास ले सकूँ, आप लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। तो मैंने बात कर रहे थे विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं के बारे में। तो भौतिक विशेषताएं में ऊन का रेशा कमजोर होता है। उस ऊन जो होती है उसकी मजबूती गीली अवस्था में 30 से 40% तक होता है। गीली अवस्था में ऊन की जो मजबूती होती है 30 से 40 होती है। उच्च कोटि के ऊन में सुखद चमक, परंतु निम्न कोटि में चुभने वाली चमक होती है। ऊन का रंग सफेद और भूरा होता है। ताप का कुचालक होता है। प्रत्यस्कंदता और प्रतिस्कंदता का गुण होता है। सूर्य ताप प्रेस प्रभाव हानिकारक होता है। घर्षण का प्रभाव बुरा पड़ता है। सिकम प्रतिरोधक विद्यमान होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं में अम्ल, क्षार, रंग, पसीने का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव, ये सारी चीजें ऊन में क्या प्रभाव पड़ती है इसके बारे में बात करेंगे। अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है, क्षार का प्रभाव अच्छा नहीं होता है, रेशे पीले पड़ जाते हैं और रंग आसानी से चढ़ता है। रंगाई अम्लीय रंग का प्रयोग होता है। पसीने का प्रभाव नकारात्मक होता है। ब्लीच पाउडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्लीच हमेशा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम मैग्नेट का प्रयोग अच्छा होता है। और मैं बता दूं आपको, WRA वूल रिसर्च एसोसिएशन मुख्यालय मुंबई में है। वूल रिसर्च एसोसिएशन मुख्यालय मुंबई में है। WRA का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ऊन। मैंने आपको कोशिश की अच्छे से समझाने की, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेशम क्या होता है, रेशम का वर्गीकरण, रेशम का हिस्ट्री, रेशम के प्रकार, उनकी भौतिक रासायनिक विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। ये रहा ऊन। अगर आपको इसका PDF चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF ले सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस, नए नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और जो बच्चे इनके पढ़ना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको क्विज कराती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। अब करते हैं यहीं पे विराम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।